गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई क्विज पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उनका परिचय, उसकी खोज और उससे संबंधित जो भी, यदि कोई किसी में पादप या जंतु में कोई रोग होता है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये एक बहुत सूक्ष्म जीव है फ्रेंड, ये बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव है। जो कि एक कोशिकीय का बना होता है। माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा कह सकते हैं इसको सूक्ष्म जीव, और इसकी जो बनावट होती है वो एक कोशिका होती है, यानी मात्र एक कोशिका के ये बने होते हैं। और चूंकि ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है तो ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएगा ये, और ये प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। यानी ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। अगर सूक्ष्म जीव में अगर बात करें तो ये सबसे छोटा सूक्ष्म जीव भी है, और इसकी कोशिका भी सबसे छोटी है। कोशिका सबसे छोटी। इसका जो आकार होता है फ्रेंड 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर के बराबर, यानी कह सकते हैं 1 मिलीमीटर का 10,000वां भाग। बहुत छोटा इसका साइज होता है फ्रेंड, इस माइकोप्लाज्मा का। यानी इसे जो है मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे देखा जा सकता है, यानी कह सकते हैं जीवाणुओं से भी बहुत छोटा होता है। इसके मतलब इससे जो बड़ा होता है वो विषाणु कह सकते हैं। विषाणु और माइकोप्लाज्मा लगभग साइज में होते हैं फ्रेंड। तो अब देखते हैं ये माइकोप्लाज्मा किस आकार में होता है। माइकोप्लाज्मा जो है ये जैसे गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, इस जिगजैग में भी हो सकता है, या इस प्रकार से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है फ्रेंड, इसीलिए ये किसी भी आकार में ये ढल जाता है। सिर्फ इसमें कोशिका द्रव होता है, यानी जिसे एक आकार बनाते हैं फ्रेंड ये माइकोप्लाज्मा का, उसके अंदर में ये जो है प्रोटीन होती है फ्रेंड, और इसमें डीएनए भी होता है और आरएनए भी। इसमें जैसे ये डीएनए है और इसमें कुछ मात्रा में आरएनए भी होता है, आरएनए। और इसमें राइबोसोम भी होता है। इसमें जो राइबोसोम होता है फ्रेंड ये अगर प्रोकैरियोटिक है तो इसमें 70S राइबोसोम इसमें होगा। इसमें राइबोसोम भी होता है। ये जो है इस पूरे, जैसे ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका, इसको झिल्ली कह सकते हैं। यानी ये जो केंद्रक द्रव्य है, यानी कोशिका द्रव्य, ये सभी के ऊपर में एक झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है फ्रेंड। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
और ये जो झिल्ली होती है ये लिपोप्रोटीन नामक ये मतलब झिल्ली होती है, लिपोप्रोटीन। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बारे में देख लेते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक, इसमें क्या क्या मतलब इसमें होता है। जैसे कि माइकोप्लाज्मा जो है बिना कोशिका के भी ये जीवित रह सकते हैं, बिना कोशिका, विदाउट ऑक्सीजन, सॉरी बिना बिना कोशिका नहीं फ्रेंड, बिना ऑक्सीजन का, यानी बिना ऑक्सीजन का भी ये जीवित रह सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी ये जीवित रहते हैं। तो अब आते हैं इसमें जो है ये किस प्रकार से जनन करते हैं। जनन जो है इसमें फ्रेंड ये स्वतंत्र रूप से इसमें होता है, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। इसमें जो है अलैंगिक जनन जैसे मुकुलन वगैरह या कोनिडिया वगैरह से इसमें जनन होता है। और ये इसका पोषण किस प्रकार से होता है फ्रेंड, माइकोप्लाज्मा का पोषण देख लेते हैं। जैसे कि ये दोनों प्रकार के होते हैं, परजीवी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। ये परजीवी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। परजीवी ये जो है जंतु और जीवित जंतु और पादप दोनों पे ये परजीवी के रूप में रहते हैं और उससे कुछ बीमारियां भी इन पेड़ पे या पेड़ पौधों पे होता है। इसके कारण जीवित जंतु या पादप परजीवी के रूप में, और मृतोपजीवी के रूप में जो है कार्बनिक पदार्थ, यदि कोई पादप या जंतु ये की मृत्यु हो जाती है तो फिर इस पे ये इस प्रकार मृतोपजीवी के रूप में उस पे रहते हैं, मतलब पोषण करते हैं उससे। अब आते हैं इसके मतलब इसका खोज कौन किया था, इसका नामकरण वगैरह ये सब पे आते हैं फ्रेंड। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड। जैसे कि इसका आकार जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ये बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव है, यानी धरती पर जितने भी सूक्ष्म जीव है उसमें सबसे छोटा है। और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, कोशिका इसमें सबसे छोटी होती है और बिना ऑक्सीजन के भी ये जीवित रह सकते हैं। इसमें पोषण दो प्रकार से होता है, परजीवी और मृतोपजीवी। और इसका ये बनावट है, जिससे इसमें ये सब प्रोटीन है, यानी कोशिका द्रव्य में प्रोटीन, डीएनए और राइबोसोम, ये 3 चीज़ इसमें पाया जाता है। और इसकी जो मतलब सेल का कवर जो है ये लिपोप्रोटीन नामक झिल्ली से ये ढका रहता है। ये इसका कोशिका द्रव्य, ये जो कोशिका द्रव्य है ये लिपोप्रोटीन नामक झिल्ली से ढका रहता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब आगे जो है सबसे पहले जो है देख लेते हैं माइकोप्लाज्मा को कब, इसका खोज कब किया गया था। जैसे कि 1898 में 1898 में जो है फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे जिसका नाम था ई नोकार्ड और ई रॉक्स। ई नोकार्ड और
इरॉक्स। ये दोनों वैज्ञानिक जो थे ये फ्रांस के थे। इन्होंने जो है पशुओं में एक प्लूरोनिमोनिया नामक एक मतलब बीमारी होता था, यानी रोग होता था। उसी की जांच करने के लिए इन्होंने देखा कि वो बीमारी जो होता है प्लूरोनिमोनिया, ये किस कारण से होता है, ये किस कारण से होता है, विषाणु से होता है या जीवाणु से होता है। तो इसी में जो है इन्होंने खोज किया था माइकोप्लाज्मा का। किस बीमारी की खोज करते थे फ्रेंड? प्लूरोनिमोनिया की। ये जो कि पशुओं में पाया जाता है फ्रेंड। प्लूरोनिमोनिया जो है पशुओं में एक बीमारी होता है जिसके मतलब कारक होते हैं ये माइकोप्लाज्मा। इसी के बारे में इनोकार्ड और इरॉक्स ने खोज किया था कि प्लूरोनिमोनिया जो है बीमारी है जो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और इन्होंने इसे माइकोप्लाज्मा को PPLO कहा। PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक, इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इन्होंने जो है PPLO कहा, यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा। लेकिन 1829 में, नहीं सॉरी 1829 नहीं फ्रेंड, 1929 में जो है नोवाक नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण माइकोप्लाज्मा कहा। मतलब नामकरण किया इनका नोवाक नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? 1929 में नोवाक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नामकरण किया था माइकोप्लाज्मा के रूप में। और उसके बाद 1966 में जो है 1966 के पहले जो है इसे जीवाणुओं के अंतर्गत ही इसे अध्ययन किया जाता था और जीवाणु ही एक प्रकार से जीवाणु ही इसको कहा जाता था। लेकिन 1969 में जो है जीवाणु नामकरण एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फ्रेंड, उन्होंने इसे जो है माइकोप्लाज्मा को एक अलग से उपवर्ग में बांट दिया। यानी जो एक बैक्टीरिया का ही उपवर्ग होता है जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उसमें माइकोप्लाज्मा को रखा। मॉलिक्यूल्स एक उपवर्ग है जो कि ये बैक्टीरिया का ही उपवर्ग है फ्रेंड, उसी के अंतर्गत इस माइकोप्लाज्मा को रखा है 1969 में। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि ये किसी भी सूक्ष्म जीव को निर्धारित करता है कि ये जीवाणु है या नहीं इसमें। मतलब वही संगठन ने जो है इसे माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूल्स वर्ग में रखा। अब आते हैं इसे मॉलिक्यूल्स जो है ये मुख्य रूप से जैसे मॉली का मतलब होता है सॉफ्ट फ्रेंड। मॉली का मतलब होता है सॉफ्ट और क्यूटेस का मतलब होता है स्किन। यानी वैसा सूक्ष्म जीव जिसका शरीर सॉफ्ट हो, यानी स्किन सॉफ्ट हो, उसे जो है मॉलिक्यूल्स वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा। ये नहीं, जीवाणुओं के अंतर्गत ही एक अलग उपवर्ग है जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं और इसी में सॉफ्ट स्किन वाले सूक्ष्म जीव को इसमें रखा जाता है। और इस वर्ग का एक और रीजन है, इसमें जो है कोशिका भित्ति जिसमें अगर नहीं पाई जाएगी तो उसे भी इसमें रखा जाता है, उस सूक्ष्म जीव को जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
यानी जिस सूक्ष्मजीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है एवं उसका जो शरीर होता है सॉफ्ट होता है, यानी स्किन सॉफ्ट होता है, उसको मॉलिक्यूल्स वर्ग में इसलिए रखते हैं। अब इसके जो भी बीमारी होता है फ्रेंड, जैसे पादप में या जंतु में जो भी बीमारी होता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पादप में कौन कौन सा इसमें रोग होता है। पादप रोग, पादप रोग में इसमें सबसे पहले चंदन का जो वृक्ष होता है उसमें स्पाइक रोग होता है। स्पाइक रोग, इस रोग को SSD भी बोला जाता है फ्रेंड, SSD यानी स्कैंडलवुड स्पाइक रोग। स्कैंडल लिख देते हैं फ्रेंड, स्कैंडल वुड स्पाइक डिजीज। ये जो है मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में जो वृक्ष होता है उसमें ये स्पाइक रोग पाया जाता है। केरल तमिलनाडु नहीं, सॉरी फ्रेंड, केरल और कर्नाटक यानी पश्चिमी साइड यानी पश्चिमी घाट में। जैसे ये भारत का नक्शा है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, और यहाँ पे ये केरल है फ्रेंड, और ये कर्नाटक। इसी के आसपास जो भी चंदन के वृक्ष होते हैं इसमें जो है स्पाइक रोग पाया जाता है। इसके कारण 1 से 5% वृक्ष जो है नष्ट हो जाता है फ्रेंड। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जिस वृक्ष में ये होता है उसे जो है काट के इसे हटाना ही पड़ता है, क्योंकि अभी इसके बारे में इसका अभी ज़्यादा मतलब इस दवाई नहीं निकल पाए, मतलब जो इफेक्ट इस पे करे। यानी इस स्पाइक रोग के मतलब अभी रोकथाम के लिए जो है सब जिस वृक्ष में ये होता है बीमारी उसके जो है काट के इसे जंगल से हटा दिया जाता है। और नेक्स्ट आते हैं जैसे धान, इसमें आलू में होता है कुर्चिसम रोग। कुर्चिसम रोग जो होता है ये आलू में होता है फ्रेंड। उसके बाद आते हैं हम लोग कपास में। कपास में एक रोग होता है हरी तिमागम। हरी तिमागम एक रोग है जो कि कपास में होता है। उसके बाद बैगन का लिटिल लीफ यानी छोटी पत्ती। छोटी पर्ण, ये किस में होता है फ्रेंड? ये बैगन में होता है। छोटी पर्ण ये बैगन में होता है। और नेक्स्ट है गन्ने का, जो है गन्ने में एक धारियां रोग हो जाता है। गन्ने में धारियां रोग, धारियां रोग जो है गन्ने में होता है।
अब देख लेते हैं मनुष्यों में कौन सा रोग होता है और जंतुओं में, मतलब जानवरों में। जैसे मानव में जो है अप्रारूपिक नामक एक निमोनिया होता है। अप्रारूपिक निमोनिया जो है ये मनुष्यों में रोग होता है फ्रेंड। ये मनुष्य में रोग होता है और इसका कारक जो है सूक्ष्म, मतलब ये माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी। इस किस कारण माइकोप्लाज्मा कारण होता है? तो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी के कारण। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी ये माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया के कारण ये अप्रारूपिक जो है न्यूमोनिया होता है मनुष्यों में। और कुछ रोग जो है जैसे भेड़ और बकरियों में भी होता है। एक लेटकिया रोग जो है इस भेड़ और कुछ जंतुओं में भी रोग होता है इसका माइकोप्लाज्मा के कारण फ्रेंड, जैसे कि एगलेक्टिकिया। ये रोग मुख्य रूप से भेड़ और बकरियों में होता है। छोटे जानवरों में ये मुख्य रूप से होता है। जिसके कारण होता है तो फ्रेंड ये माइकोप्लाज्मा एगलेक्टिक नामक माइकोप्लाज्मा के कारण ये रोग होता है। यानी एगलेक्टी माइकोप्लाज्मा एगलेक्टी के कारण ये एगलेक्टिकिया रोग होता है भेड़ और बकरियों में। ये बड़े पशुओं में भी रोग होता है, जैसे गाय भैंस ये सब में भी एक रोग होता है जिसका नाम है प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया जो है ये बड़े पशुओं में होता है। ये रोग जो है माइक्रोडिस नामक माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। माइक्रोडिस माइकोप्लाज्मा माइक्रोडिस के कारण ये रोग बड़े पशुओं में होता है। मुख्य रूप से गाय भैंस इसी सब में ये पाया जाता है प्लूरोनिमोनिया, जिस मतलब माइक्रोडिस नामक माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। कुछ रोग जो है मनुष्यों में भी होता है। मनुष्य में रोग जो होता है ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इसके बारे में कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। यानी इसे जो है पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो आकार होती है जो किसी भी साइज में ये ढल जाती है। जैसे ये कभी गोलाकार हो जाएगा, या कभी अंडाकार, या कभी सर्पिलाकार, या ये जिगजैग मोशन में, ये किसी भी आकार में ढल जाता है फ्रेंड, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति नहीं होती है इसमें। इसीलिए ये इसको जिस भी संरचना की जरूरी पड़ता है ये उसी में ये ढल जाता है माइकोप्लाज्मा। इसी के कारण इसे जो है नोट करके लिख लीजिएगा फ्रेंड, ये पादप जगत का इसे जोकर कहते हैं। पादप जगत का जोकर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड, इसीलिए याद रखिएगा। और अब बात आती है कि जैसे माइकोप्लाज्मा की वृद्धि कैसे रोक सकते हैं। यदि किसी भी जंतु या
ये पादप में हो जाता है तो इसकी वृद्धि को कैसे रोक सकते हैं। आमतौर पे हम लोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन यूज करते हैं। कौन सा एंटीबायोटिक? तो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक यूज करते हैं। लेकिन माइकोप्लाज्मा के लिए ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इसमें काम नहीं करता। इसके लिए अलग से एंटीबायोटिक बनाया गया है जो कि टेट्रासाइक्लिन नामक टेट्रासाइक्लिन नामक ये एंटीबायोटिक है फ्रेंड। टेट्रासाइक्लिन नामक ये एंटीबायोटिक है जिसके कारण जो इसकी माइकोप्लाज्मा की वृद्धि होती है उसे ये रोकने में ये कारगर सिद्ध हो रही है ये एंटीबायोटिक। ठीक है फ्रेंड, ये लेक्चर कैसा लगा फ्रेंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।